हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है विविध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व में परमाणु का इतिहास प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों के विचारों से प्रारंभ हुआ माना जाता है। एटम एक ग्रीक शब्द है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने प्रयोग आधारित संकल्पनाओं पर काम करना शुरू किया। 1900 ईस्वी तक भौतिकविद इस बात को जान चुके थे कि एटम अपने आप में विशाल ऊर्जा को समेटे हुए है। ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड याद रखिएगा 1911 में परमाणु संरचना का सिद्धांत विकसित किए जाने के कारण उन्हें परमाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। एक वर्ष पश्चात ही अल्बर्ट आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच के संबंध के सिद्धांत यानी E बराबर mc स्क्वायर का विकास किया। 1934 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक एर्निको फर्मी ने रोम में अपना प्रयोग प्रारंभ किया। 1939 में वाशिंगटन डीसी में सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान पर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें फर्मी सहित लगभग सभी महत्वपूर्ण भौतिक वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में स्वसंचालित चेन रिएक्शन की संभावनाओं पर मुख्य रूप से विचार विमर्श किया गया। 1941 में फर्मी एवं उनके सहयोगियों के द्वारा यूरेनियम चेन रिएक्टर के डिजाइन की संभावनाओं का सुझाव दिया गया। 1942 के प्रारंभ में फर्मी के नेतृत्व वाले वैज्ञानिक अपने सिद्धांतों के विकास के लिए शिकागो विश्वविद्यालय में एकत्रित हुए। इसी विश्वविद्यालय के स्क्वैश कोर्ट पर शिकागो फाइल 1 नामक विश्व के प्रथम परमाणु रिएक्टर का कार्य प्रारंभ हुआ। 2 दिसंबर 1942 की सुबह रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित कर लिया गया। यह रिएक्टर संचालित कर पाने की विश्व की पहली घटना थी, जबकि विश्व में परमाणु रिएक्टर से पहली बार विद्युत का उत्पादन 20 दिसंबर 1951 को संयुक्त राज्य अमेरिका के अर्को परमाणु रिएक्टर से किया गया। चेरनोबिल परमाणु आपदा अप्रैल 1986 में तत्कालीन सोवियत संघ और वर्तमान यूक्रेन में घटित हुई थी। इस परमाणु आपदा के समय जो यूक्रेन है तत्कालीन सोवियत संघ का भाग था। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खगोलीय वेधशाला अटकामा मरुस्थल चिली में स्थित है, याद रखिएगा। जबकि भारत के लद्दाख में हानले गांव में स्थित खगोलीय वेधशाला विश्व में 10वां स्थान रखता है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तट से 4500 मीटर या 14800 फीट है। इसका प्रबंधन भारतीय तारा भौतिकी संस्थान बंगलुरु के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, जो लद्दाख है 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 12 जून 2001 को हानले स्थित इस दूरबीन वेधशाला को संचार उपग्रह से जोड़ा गया और 29 अगस्त 2001 को इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी। 1991 से 1996 ईस्वी के बीच पीवी नरसिम्हा राव का समय है, याद रखिएगा। और इस नीति का जो मूल उद्देश्य था भारत के दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध पुनः स्थापित करना। भू युद्ध नीति की दृष्टि से दक्षिण पूर्वी एशिया महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसका प्रमुख कारण है कि यह प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है तथा उसका चरित्र उत्कृष्ट समुद्रवर्ती है। इस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए स्पाइकमैन ने रीमलैंड का सिद्धांत दिया था। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना यानी सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई। इसका मुख्यालय काठमांडू यानी नेपाल में है। इसके सदस्य राष्ट्र याद रखिएगा भारत है, पाकिस्तान है। सार्क का जो सदस्य राष्ट्र है कौन कौन है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव तथा अफगानिस्तान है। ओपेक याद रखिएगा, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम निर्यात तक देशों का जो संगठन है ओपेक। इसका जो मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में है और इस संगठन के जो सदस्य हैं नाम याद रखना है। ओपेक में कौन कौन से देश शामिल है? अल्जीरिया है, अंगोला है, इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन है, इराक है, ईरान है, कुवैत है, लीबिया है, नाइजीरिया है, कांगो, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला। कतर ने 1 जनवरी 2019 से जबकि इक्वेडोर ने 1 जनवरी 2020 से ओपेक की सदस्यता छोड़ दी। 1948 में जेनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन का औपचारिक रूप से गठन किया गया, जिसका उस समय वास्तविक नाम अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन था, IMCO।
लेकिन 1982 में इस संगठन का नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन यानी ब्रिटेन में है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है। आईएमओ में वर्तमान में 174 सदस्य देश और 3 एसोसिएट सदस्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में स्थित केप केनेवरल प्रमुख अंतरिक्ष यान एवं उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के नाम पर इसका नाम बदलकर केप कैनेडी कर दिया गया था। 1973 के बाद से इसे पुनः केप कैनेवरल नाम से ही जाना जाता है। 1997 में कनाडा के रडार सेट 1 उपग्रह के द्वारा पहली बार जो है संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप का मानचित्र बनाने में सफलता प्राप्त हुई। वर्तमान में 27 यूरोपीय देशों का संगठन यूरोपीय संघ मॉस्ट्रिच संधि के द्वारा 1 नवंबर 1993 को अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में जो है अवस्थित है। एलएसी पैलेस फ्रांस के पेरिस में स्थित है। यह फ्रांस के राष्ट्रपति का सरकारी निवास है, एलएसी पैलेस। देखिए, कोपाकवाना पुलिन ब्राजील के नगर रियो डी जेनेरियो के दक्षिण भाग पर जो है स्थित है। इस पुलिन की लंबाई 4 किलोमीटर है। आइबेरियन प्रायद्वीप में स्पेन, पुर्तगाल, एंडोरा जो है याद रखिए फ्रांस एवं स्पेन की सीमाओं से लगा छोटा सा देश है, तथा जिब्राल्टर आइबेरियन प्रायद्वीप के दक्षिण में ब्रिटिश राज क्षेत्र है। और बरमूडा त्रिभुज जो है इसको याद रखिएगा, बरमूडा त्रिभुज उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में मियामी जो है बरमूडा और प्यूर्टोरिको को मिलाकर बनने वाला त्रिकोणीय समुद्री क्षेत्र है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो बरमूडा त्रिभुज है, बरमूडा ट्रायंगल जो है उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में मियामी, बरमूडा और प्यूर्टोरिको को मिलाकर बनने वाला जो है यह त्रिकोणीय समुद्री क्षेत्र है, जो लगभग जो है 1.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इसे द्वैत डेविल्स ट्रायंगल कहते हैं, दैत्य त्रिभुज के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, कैलाश मानसरोवर चीनी तिब्बत में स्थित है। अतः यहाँ की जो तीर्थ यात्रा है, इसके लिए भारतीयों को जो है वीजा लेना पड़ता है इस तीर्थ यात्रा के लिए। यह ट्रांस हिमालय श्रेणी में स्थित है। यहीं के विभिन्न क्षेत्रों में सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों की उत्पत्ति होती है। देखिए, किर्गिज नाम तुर्की शब्द किर्क से उत्पन्न हुआ है। किससे? किर्क से, जिसका अर्थ होता है 40। किर्गिस्तान नाम का अर्थ ही जो है 40 कबीलों का देश है। उल्लेखनीय है कि किर्गिस्तान के मानस नामक महाकाव्य में उनके राष्ट्रीय नायक मानस का वर्ण है, जिसने आक्रमणकारी चीनी लोगों से अपने देश की रक्षा के लिए 40 कबीलों को एकजुट किया था। क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। हांगकांग पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना का विशेष प्रशासनिक जो है क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है जिसमें न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, विक्टोरिया, उत्तरी क्षेत्र, ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र तथा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस यानी 25 दिसंबर का त्योहार गर्मी के मौसम में होता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होने के कारण यहाँ ग्रीष्म ऋतु दिसंबर से फरवरी के मध्य होती है। उल्लेखनीय है कि जब उत्तरी गोलार्ध में स्थित ऋतु होती है उस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। देखिए, अमेरिकी भूगोलवेता जे.ई. स्पेंसर एवं W.L. टॉमस ने विश्व को 11 सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया है। नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने? नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया। इस अवधारणा को वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और जाओ नियतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। मधेसी नेपाल के तराई क्षेत्र एवं रोहिंग्या म्यांमार में आदिवासी समुदाय हैं। कुर्द मुख्य रूप से उत्तरी इराक, पश्चिमी ईरान, दक्षिण पूर्वी तुर्की एवं उत्तरी सीरिया में पाए जाते हैं। इटली के वेनिस शहर को जो है एड्रियाटिक सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। समुद्री मील, देखिए समुद्री मील एसआई इकाई से भिन्न लंबाई मापने की इकाई है। सामान्यतः इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों एवं संधियों के आधार पर प्रादेशिक जलीय सीमा के मापन में प्रयुक्त किया जाता है। एक समुद्री मील बराबर जो होता है 1852 मीटर। ठीक है,
भौमिकीय मील स्थलीय दूरी मापने की इकाई है। इसमें 1760 गज या 1609 मीटर होते हैं। विश्व में सर्वाधिक डाकघर भारत में है, इस बात को ध्यान में रखना है। और देखिए शुतुरमुर्ग, जो शुतुरमुर्ग है सबसे बड़ा पक्षी है, लेकिन यह उड़ता नहीं है। सबसे ऊंचे कद वाला उड़ने वाला पंछी जो है वो है सारस। मत्स्य उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र भूमध्य रेखा के दोनों ओर 40 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। मत्स्यन के लिए अनुकूल परिस्थितियों में छिछला समुद्र, प्लैंकटन पौधे की प्रचुरता, ठंडी एवं गर्म जलधाराओं का संगम आदि प्रमुख कारक है। ग्रैंड बैंक उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर तथा अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ग्रैंड बैंक अत्यधिक महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में दक्षिण की ओर से आने वाली गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा एवं उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी लेब्राडोर की धारा मिलती है, जो मत्स्यन के लिए आदर्श स्थिति को जो है उत्पन्न करता है। इस क्षेत्र में जॉर्जेज बैंक, सेंट पियरी बैंक, सेविल द्वीप बैंक आदि स्थित हैं। तो जॉर्जेज बैंक, सेंट पियरी बैंक, सेविल द्वीप बैंक आदि स्थित हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वाइन एवं वाइन, देखिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वाइन एंड वाइन के अनुसार 2016 में विश्व का वृहत्तम मदिरा उत्पादन देश इटली है, और इस संदर्भ में फ्रांस का दूसरा, स्पेन का तीसरा स्थान आता है। 2019 में अंतिम आंकड़े के आधार पर शीर्ष 5 वाइन उत्पादक देश, पहला स्थान पे इटली, दूसरा स्थान पे फ्रांस, तीसरा स्थान पे स्पेन, चौथे स्थान पे यूएसए और पांचवें स्थान पे अर्जेंटीना। नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा कहलाती है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के 1 जनवरी 2021 तक के आंकड़े के अनुसार नाभिकीय शक्ति उत्पादन क्षमता के दृष्टि से प्रमुख देशों में पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा फ्रांस, तीसरा चीन, चौथा जापान एवं पांचवा रूस है। जनवरी 2021 तक परिचालन नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या के आधार पर शीर्ष 5 देशों का क्रम जो है इस प्रकार है: संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बाद फ्रांस, चीन, रूस, जापान आदि। क्रम याद रखना है। WDI के अनुसार कुल ऊर्जा उपयोग के प्रतिशत के रूप में वैकल्पिक एवं आणविक ऊर्जा जो है 2015 में शीर्ष देश जो है फ्रांस है, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है एवं आइसलैंड है। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड एवं आर्थिक सामाजिक नीति, देखिए द ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक जो है आर्थिक और सामाजिक नीति है, जिसे चीन में 1958 से 1960 के बीच लागू किया गया था। इस नीति के तहत चीन की बड़ी ग्रामीण जनसंख्या को कम्यून में परिवर्तित कर चीन की औद्योगिक एवं कृषिगत समस्याओं को खोजने का जो है प्रयास किया गया था। देखिए कम्यूनों की क्षमता से चीन की कृषि बुरी तरह से जो प्रभावित हुई, और 1959 से 1961 तक लगातार 3 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण 2 करोड़ से अधिक लोगों की भूख से मृत्यु हो गई। वृक्ष की आयु वलयों की संख्या के आधार पर ज्ञात की जाती है। याद रखिएगा, प्रति वर्ष मौसम में होने वाले परिवर्तनों से वृक्षों के तनों में परिवर्तन होता है, जिसमें तनों पर जो है एक तह बन जाती है। तो क्या होता है, प्रति वर्ष मौसम में होने वाले परिवर्तन से वृक्षों के तनों में परिवर्तन होता है, जिसमें तनों पर जो है एक तह बन जाती है जो वलय का रूप धारण कर लेता है। इन्हीं वलयों को गिनकर वृक्ष की आयु का जो निर्धारण किया जाता है। इस पर आधारित जो पहला प्रश्न है, संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां कोष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। मत्स्य उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र भूमध्य रेखा के दोनों ओर 40 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। मत्स्यन के लिए निम्न अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए: छिछला समुद्र, प्लैंकटन पौधे की प्रचुरता, ठंडी एवं गर्म जलधाराओं का संगम आदि। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड है, ग्रैंड बैंक स्थित है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, यानी सी ऑप्शन। ग्रैंड बैंक उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर तथा अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ग्रैंड बैंक अत्यधिक महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है। थर्ड नंबर है, भूगोल में नौ नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
जी टेलर ने, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया और इस अवधारणा को वैज्ञानिक निश्चयवाद या रूको और जाओ नियतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। 4 नंबर है, अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चर जियोग्राफी में जेई स्पेंसर एवं WL टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है? तो इसका सही जवाब है 11 में, यानी 11 क्षेत्रों में विभाजित किया है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता जेई स्पेंसर और WL टॉमस ने विश्व को 11 सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए, उल्लेखित समुदाय कुर्द, इनका संबंध बताइए किस देश से है? आपको बताना कि उपयुक्त में से कौन से सही सुमेलित हैं। तो कुर्द का संबंध बांग्लादेश से दिया गया, मधेसी का नेपाल से, रोहिंग्या का म्यांमार से। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब है मधेसी जो है इनका संबंध नेपाल, रोहिंग्या, म्यांमार, यानी दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है, यानी सी ऑप्शन। मधेसी नेपाल के तराई क्षेत्र में, रोहिंग्या म्यांमार में आदिवासी समुदाय हैं। कुर्द बांग्लादेश नहीं बल्कि मुख्य रूप से उत्तरी इराक, पश्चिमी इराक, दक्षिण पूर्वी तुर्की और उत्तरी सीरिया में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट 6 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनाव करना है। पहला है, क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्या यह सही है? तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है। क्या यह सही है? यह भी सही है। संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका दूध का अग्रणी उत्पादक है। क्या यह सही है? बताइए। तो देखिए, यह सही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है। बिल्कुल सही है, यानी पहला, दूसरा और चौथा, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। हांगकांग पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना का विशेष प्रशासनिक प्रदेश है। संसार में दुग्ध का अग्रणी उत्पादक देश भारत है, न कि यूएसए। ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है जिसमें न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, विक्टोरिया, उत्तरी क्षेत्र, ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र तथा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित है। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही कथन नहीं है? तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें जो सभी कथन है, इसमें जो सही होना चाहिए ऑप्शन ए और सी दोनों ही दिए गए कथन सही नहीं है। इसलिए जो उत्तर है इसका चुनाव करना थोड़ा मुश्किल है। देखिए, अभिष्ट विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता क्योंकि 2 कथन सही नहीं है। देखिए, पूर्णतः बाल्कन देश जो है वो है अल्बानिया, बोस्निया एवं हर्जगोविना, बुल्गारिया, कोसोवो, मेसिडोनिया एवं मोंटेनेग्रो। देखिए, नोवा स्कोटिया कोयला क्षेत्र कजाकिस्तान में नहीं बल्कि कनाडा में अवस्थित है। 8 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भौमिक मील की दूरी समुद्री मील से कम होती है। हर्मैटन पूर्वी अफ्रीकी तट की धूल भरी पवन है। ग्रीस तथा अल्बानिया आइबेरियन प्रायद्वीप के भाग है। इसका जो सही कथन होगा आपको बताना। इसमें सही जो कथन है वो है आपका केवल पहला, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भौमिक मील की दूरी समुद्री मील से कम होती है। और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो समुद्री मील होती है, नॉटिक माइल्स जो होती है, एसआई इकाई से भिन्न समुद्री लंबाई मापने की इकाई है। एक समुद्री मील बराबर 1852 मीटर होता है। भौमिकीय मील स्थलीय दूरी मापने की इकाई है। इसमें 1760 गज या 1609 मीटर होते हैं। अतः भौमिकीय मील की दूरी समुद्री मील की दूरी से कम होती है। हर्मैटन या हर्मटन शुष्क एवं धूल भरी हवा है जो नवंबर और मार्च के मध्य गिनी के खाड़ी तट पर जो है पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिमी सहारा क्षेत्रों में बहती है। अतः दूसरा कथन गलत है। इसके बाद जो है, आइबेरियन प्रायद्वीप में स्पेन, पुर्तगाल, एंडोरा जो है फ्रांस और स्पेन के सीमाओं से लगा छोटा देश है। इसके बाद जिब्राल्टर, ये आइबेरियन प्रायद्वीप के दक्षिण में ब्रिटिश राज क्षेत्र है, जबकि ग्रीस और अल्बानिया इसके भाग नहीं है। तो तीसरा कथन भी गलत है। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो देखिए, सी ऑप्शन जो है मोरक्को का जो संबंध है एटलस पर्वत से दिया गया है, तो सी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। एटलस पर्वत मोरक्को में विस्तारित है, जबकि पंपास घास मैदान मुख्यतः कहां पर? अर्जेंटीना में, यानी दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। और
किम्बरले की विश्व प्रसिद्ध खान दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है तथा मनीटोबा कनाडा का एक प्रांत है। तो जो सुमेलित है, कौन सुमेलित है पूछा गया, तो मोरक्को का संबंध एटलस पर्वत से है, याद रखिएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लगता है मैंने कुछ बोल दिया था कि कौन सुमेलित नहीं है, तो सुधार कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको क्या करना है, मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, बताना है इसका मिलान कौन सा होगा। सही ऑप्शन क्या है, तो देखिए ध्रुव तारा जो है, ध्रुव तारा का जो संबंध है उत्तर से है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बाद जो आपका पृथ्वी है, पृथ्वी इसका जो संबंध है वो है गुरुत्वाकर्षण से। ग्रीनलैंड का जो संबंध है वो है आपका आर्कटिक महासागर से, और विस्फोट से जो संबंध, विस्फोट का जो संबंध है वो है ध्वनि से। तो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा, जो सही मिलान होगा वो है डी ऑप्शन में। ध्रुव तारा की स्थिति आकाश में उत्तर दिशा में होती है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, ग्रीनलैंड द्वीप की स्थिति आर्कटिक महासागर के समीप विस्फोट के द्वारा ध्वनि जो है उत्पन्न होती है। 11 नंबर, सूची 1 सूची 2 दिया गया, एक तरफ भौगोलिक स्वरूप, दूसरे तरफ उससे संबंधित देश का नाम दिया गया है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं, इसका सही जो जवाब होगा आप बताइएगा। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहां पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, ध्यान रखिएगा। ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन जो है ये है यूएसए में, कहां पर है, यूएसए में, ठीक है। इसके बाद जो लेक विनीपेग है, आगे बढ़िएगा तो लेक विनीपेग मिलेगा, ये कहां पर है, ये है आपका कनाडा में। और दक्षिणी आल्प्स जो है ये कहां पर है, दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में, ग्रैंड कैनियन यूएसए में, लेक विनीपेग कनाडा में, दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड में। 12 नंबर, विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहां स्थापित किया गया था, विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहां स्थापित किया गया था, यूएसए में। विश्व में परमाणु का इतिहास प्राचीन ग्रीक दार्शनिक के विचारों से प्रारंभ हुआ माना जाता है। 1942 के प्रारंभ में फर्मी के नेतृत्व वाले वैज्ञानिक अपने सिद्धांतों के विकास के लिए शिकागो विश्वविद्यालय में एकत्रित हुए। इसी विश्वविद्यालय के स्क्वैश कोर्ट पर शिकागो फाइल 1 नामक विश्व के प्रथम परमाणु रिएक्टर का कार्य प्रारंभ हुआ। 2 दिसंबर 1942 की सुबह रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित कर लिया गया। यह रिएक्टर संचालित कर पाने की विश्व की पहली घटना थी, जबकि विश्व में परमाणु रिएक्टर से पहली बार विद्युत का उत्पादन 20 दिसंबर 1951 को संयुक्त राज्य अमेरिका के इंडाहो राज्य के अर्को परमाणु रिएक्टर से किया गया। इसलिए डी विकल्प सही उत्तर है। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो साइकन रेल सुरंग का संबंध चीन से दिया गया जो कि सही सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रस्तुत विकल्प में युग्म ए के अतिरिक्त अन्य युग्म जो है सुमेलित हैं। साइकन या सीकन रेल सुरंग जापान के होक्काइडो से होन्शु के मध्य जल के अंदर निर्मित विश्व की प्रमुख रेल सुरंग में से एक है। पेट्रोनास टावर्स मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में जो है अवस्थित है। अपलेशियन पथ पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जिसकी लंबाई 3500 किलोमीटर है। रोगन बांध ताजिकिस्तान के बक्स नदी पर स्थित है। 14 नंबर है, बरमुंडा त्रिभुज अवस्थित है। बरमुंडा त्रिभुज अवस्थित है, बताइए कहां पर अवस्थित है, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। जो बरमुंडा ट्रायंगल है ये पश्चिमी उत्तरी जो है अटलांटिक महासागर वहां पर अवस्थित है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए बरमुडा जो ट्रायंगल है उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में मियामी, दक्षिणी फ्लोरिडा, मियामी, बरमुडा और प्यूर्टोरिको को मिलाकर बनने वाला त्रिकोणीय समुद्री क्षेत्र है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर, बरमुडा त्रिकोण निम्नलिखित स्थानों में से किन तक जो है विस्तृत है। बरमुडा त्रिकोण निम्नलिखित स्थानों में से किन तक जो है विस्तृत है, तो इसका सही जवाब होगा दक्षिणी फ्लोरिडा और प्यूर्टोरिको, यानी बी ऑप्शन, पहला और दूसरा। 16 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। स्वर्णिम त्रिकोण, स्वर्णिम त्रिकोण का जो संबंध है बताइए किससे है, तो दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम से। स्वर्णिम त्रिकोण, यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। बरमुडा त्रिकोण जो है, बरमुडा त्रिकोण
बताइए इसकी अवस्थिति। तो उत्तरी उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग का ये एक क्षेत्र है। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो म्यांमार को। और रेड बेसिन, इसका जो स्थिति है या रेड बेसिन का जो संबंध है वो है चीन से। इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्वर्णिम त्रिकोण जो है दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र है। बरमुडा त्रिकोण उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग का एक क्षेत्र है। सुदूर पूर्व का चावल का जो कटोरा है म्यांमार को कहा जाता है। और रेड बेसिन चीन, कहां पर है? चीन में। संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहां स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहां स्थित है? तो केप केनेडी में। संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में स्थित केप केनेवरल केप केनेवरल प्रमुख अंतरिक्ष यान एवं उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी के नाम पर इसका नाम बदलकर केप केनेडी कर दिया गया था। 1973 के बाद इसे पुनः केप केनेवरल नाम से ही जाना जाता है। 18 नंबर है, निम्नलिखित देशों में से किस एक के उपग्रहों से अंटार्कटिका का विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र बनाने में सहायता मिली है? निम्नलिखित देशों में से किस एक के उपग्रहों से अंटार्कटिका का विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र बनाने में सहायता मिली है? वह आपका कनाडा। 1997 में कनाडा के रडार सेट 1 उपग्रह के द्वारा पहली बार संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप का मानचित्र बनाने में सफलता प्राप्त हुई। 19 नंबर, विश्व में मदिरा का वृहत्तम उत्पादक है कौन सा देश? विश्व में मदिरा का वृहत्तम उत्पादक देश है वो है आपका फ्रांस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वाइन एंड वाइन के अनुसार 2014 में विश्व का वृहत्तम मदिरा उत्पादक देश फ्रांस था। अद्यतन स्थिति के अनुसार अगर बात करें तो 2019 में अनंतिम आंकड़े के आधार पर शीर्ष 5 वाइन उत्पादक जो देश हैं, पहले स्थान पे इटली, इसके बाद फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसके बाद अर्जेंटीना। प्रश्न संख्या 20, पेड़ की आयु का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है उसके धड़ पर वलयों की संख्या की गणना करके। उसके धड़ पर वलयों की संख्या की गणना करके। याद रखिएगा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। देखिए 21 नंबर है, कोपाकबाना पोलिन कहां अवस्थित है? कोपाकबाना पोलिन जो है कहां अवस्थित है? रियो डी जेनेरियो में। कोपाकबाना पोलिन ब्राजील के नगर रियो डी जेनेरियो के दक्षिण भाग पर स्थित है। इस पोलिन की लंबाई 4 किलोमीटर है। सागरीय तट के सहारे निक्षेपित पदार्थों से बने हल्के ढाल वाले स्थल स्वरूप को पोलिन अथवा बीच कहा जाता है। चेन्नई में स्थित मरीना बीच जो है भारत में सबसे लंबा शहरी प्राकृतिक बीच है। 22 नंबर, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कौन सा है? विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है वह है आपका भारत में। दिए गए विकल्प में विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खगोलीय वेधशाला भारत के लद्दाख में हानले गांव में स्थित है। 23 नंबर प्रश्न जो है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है। याद रखिएगा। वर्तमान में 27 यूरोपीय देशों का संगठन यूरोपीय संघ मॉस्ट्रिच संधि के द्वारा 1 नवंबर 1993 को अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में अवस्थित है। यूरो मुद्रा वर्तमान में यूरोपीय संघ के 19 देशों की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। 24 नंबर, निम्नलिखित में से कहां अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? निम्नलिखित में से कहां अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? लंदन में। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन यानी ब्रिटेन में है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है जिस पर अंतरराष्ट्रीय नौवहन के सुरक्षा सुधार संबंधी उपाय करने और पोतों से होने वाले समुद्री प्रदूषण की रोकथाम की जिम्मेदारी है। आईएमओ में वर्तमान में 174 सदस्य देश और 3 एसोसिएट सदस्य हैं। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से जो है सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब होगा, देखिए, खाद्य एवं कृषि संगठन का संबंध जो है न्यूयॉर्क से दिया गया है। आगे बढ़िए, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है डी ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम यानी इटली में, न कि न्यूयॉर्क में।
26 नंबर है भू युद्ध नीति। भू युद्ध नीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के नाते दक्षिण पूर्व एशिया लंबे अंतराल और समय से वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करता आया है। इस वैश्विक संदर्भ की स्थिति कह सकते हैं, इस वैश्विक संदर्भ के निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या सबसे प्रत्ययकारी है? भू युद्ध नीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के नाते दक्षिण पूर्वी एशिया लंबे अंतराल और समय से वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करता आया है। इस वैश्विक संदर्भ की निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या सबसे प्रत्ययकारी है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है यह प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच जो है स्थित है और उसका चरित्र उत्कृष्ट समुद्रवर्ती है। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। भू युद्ध नीति की दृष्टि से दक्षिण पूर्वी एशिया एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसका देखिए प्रमुख कारण है कि यहां प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है और उसका चरित्र उत्कृष्ट समुद्रवर्ती है। इस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए ही स्पाइकमैन ने रीमलैंड का जो सिद्धांत दिया था। 27 नंबर है भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत पूर्वी एशिया मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नायक के रूप में स्थापित करना चाहता है। दूसरा, भारतीय शीत युद्ध समाप्त होने से उत्पन्न शून्य को जो है भरना चाहता है। तीसरा, भारत अपने दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध पुनः स्थापित करना चाहता है। इन तीनों में से जो कथन सत्य है वो है पहला और तीसरा, दूसरा कथन सत्य नहीं है। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में जो है प्रारंभ हुई थी। यह नीति का मूल जो पूर्व की ओर देखो जो नीति है, इस नीति का मूल उद्देश्य भारत के दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध पुनः स्थापित करना है। साथ ही इस नीति का उद्देश्य इन पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक, रणनीतिक एवं सुरक्षा सहयोग में अभिवृद्धि के साथ प्रक्रांतर से इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का समायोजन भी है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर है कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है क्योंकि यह स्थित है। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है क्योंकि यह स्थित है। इसका सही जवाब है चीनी तिब्बत में। कैलाश मानसरोवर चीनी तिब्बत में स्थित है। यहाँ जो है तीर्थ यात्रा के लिए जो है यहाँ के तीर्थ यात्रा के लिए भारतीयों को वीजा लेना पड़ता है। 29 नंबर है ऑस्ट्रेलिया वासी किस मौसम में क्रिसमस मनाते हैं? ऑस्ट्रेलिया वासी किस मौसम में क्रिसमस मनाते हैं? तो गर्मी के मौसम में 25 दिसंबर को, याद रखिएगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस यानी 25 दिसंबर का त्योहार गर्मी के मौसम में होता है, ठीक है। और 30 नंबर है किस देश को आसियान में केवल वार्ता भागीदार का दर्जा प्राप्त है? किस देश को आसियान में केवल वार्ता भागीदार का जो दर्जा है प्राप्त है? वह देश है, याद रखिएगा, भारत। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, प्लीज कमेंट किया करिए। दिए गए विकल्पों में वियतनाम, कंबोडिया और सिंगापुर आसियान के पूर्ण सदस्य देश हैं, जबकि भारत को जो है आसियान में केवल वार्ता भागीदार का ही दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में आसियान के 10 सदस्य देश हैं। आसियान का आदर्श वाक्य मोटो जो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी है। वर्तमान में इसके 10 सदस्य राष्ट्रों में इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, सदस्य राष्ट्रों का नाम याद रखना है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया जो है शामिल है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो देश शामिल होते हैं उन देशों का नाम आपको ध्यान में रखना है, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। 31 है निम्नलिखित देशों में से कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है? देखिए प्रश्न पूछ लिया गया, ओपेक का जो सदस्य नहीं है, अगर आपको मालूम होगा कि ओपेक में कौन कौन से देश शामिल हैं तो आप इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे। तो चीन देखिए ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। चीन इसका सदस्य नहीं है। इंडोनेशिया जनवरी 2009 में इसकी सदस्यता से जो है हट गया था, पुनः जनवरी 2016 में ओपेक से ये जुड़ा और अंततः 30 नवंबर 2016 को ओपेक की सदस्यता जो है ये त्याग दी। ओपेक के सदस्य देश जो है वह अल्जीरिया है, अंगोला, कांगो, इक्वाटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 32, सार्क का मुख्यालय कहां है? सार्क का मुख्यालय है, याद रखिएगा, काठमांडू में।
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई। इसका मुख्यालय काठमांडू यानी नेपाल में है। 2007 में जो है अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना। इससे पूर्व सार्क जो है यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ जो है 7 सदस्यों का संघ था इससे पूर्व। ठीक है। 33 है लीनिंग टावर ऑफ पीस। लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहां स्थित है? लीनिंग टावर ऑफ पीसा इटली में स्थित है, ध्यान रखिएगा। देखिए पीसा की झुकी हुई मीनार, ठीक है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा इटली में है, जो लगातार झुकती जा रही है। इसे सीधा करने के प्रयास लगातार जारी है। और 34 नंबर है एलएसी पैलेस कहां है? एलएसी पैलेस कहां है? याद रखिएगा एलएसी पैलेस जो है ये फ्रांस के पेरिस में स्थित है। यह फ्रांस के राष्ट्रपति का सरकारी निवास है। तो एलएसी पैलेस जो है वो फ्रांस में है। और ये किनका निवास है? तो राष्ट्रपति का सरकारी निवास। 35 नंबर है उड़ाका पंछियों में सबसे ऊंचे कद वाला कौन है? उड़ाका यानी उड़ने वाले पंछियों में सबसे ऊंचा कद वाला जो पंछी है वो है आपका सारस। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पंछी है लेकिन ये उड़ता नहीं है। सबसे ऊंचे कद वाला उड़ने वाला जो पंछी है वो है सारस। 36 नंबर सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो आपको मालूम है सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो भारत में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो है 37 नंबर। चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी कहां पर? चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी यूक्रेन में। चेरनोबिल परमाणु आपदा अप्रैल 1986 में तत्कालीन सोवियत संघ एवं वर्तमान यूक्रेन में घटित हुई थी। इस परमाणु आपदा के समय यूक्रेन तत्कालीन सोवियत संघ का भाग था। लीव फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भूखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। लीव फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भूखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी चीन में। सी ऑप्शन। द ग्रेट लीव फॉरवर्ड एक आर्थिक और सामाजिक नीति है जिसे चीन में 1958 से 1960 के बीच लागू किया गया था। 39 नंबर। निम्नलिखित देशों को उनके नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब होगा यूएसए, इसके बाद फ्रांस, जापान और रूस, यानी सही ऑप्शन सी ऑप्शन। नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या के आधार पर देश का अवरोही क्रम जो है यूएसए, फ्रांस, जापान और रूस। आईएईए के अनुसार वर्तमान में जनवरी 2021 तक तीसरे और चौथे स्थान पर चीन तथा रूस है। जापान का स्थान 5वां है। 40 नंबर। निम्नलिखित में से वर्ष 2012 के अनुसार उनकी नाभिकीय शक्ति क्षमता के दृष्टि से देशों का जो सही अवरोही क्रम है वो क्या है? निम्नलिखित में से 2012 के अनुसार उनकी नाभिकीय शक्ति क्षमता के दृष्टि से देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो फ्रांस, जापान, रूस और चीन। डी ऑप्शन। प्रश्न काल में विकल्प डी जो है सही उत्तर था। आईएईए के जनवरी 2021 तक के आंकड़े के अनुसार नाभिकीय शक्ति क्षमता की दृष्टि से प्रमुख देशों का जो विवरण है इस प्रकार है। यूएसए, फ्रांस, जापान, रूस, कोरिया गणराज्य एवं चीन। वर्तमान में नाभिकीय शक्ति क्षमता के दृष्टि से प्रमुख देशों में यूएसए, फ्रांस, चीन, जापान एवं रूस है। 41 नंबर। निम्नलिखित देशों के नामों में से किसके नाम का मतलब लगभग होता है 40 कबीलों का देश? निम्नलिखित देशों के नामों में से किसके नाम का मतलब लगभग होता है 40 कबीलों का देश? तो किर्गिस्तान। किर्गिस्तान बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। किर्गिज नामक तुर्की शब्द किर्क से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ होता है 40। किर्गिस्तान नाम का ही अर्थ होता है 40 कबीलों का देश। 42 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए एड्रियाटिक सागर की रानी जो है इसको रोम दिया गया है। एड्रियाटिक सागर की रानी का संबंध रोम से है जो कि सही सुमेलित नहीं है। इटली के वेनिस शहर को एड्रियाटिक सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। 43 है। संप्राय मैदान संबंधित है। संप्राय मैदान संबंधित है किससे? तो नदी से। संप्राय मैदान का निर्माण नदी के द्वारा होता है। इसका निर्माण उस समय होता है जब नदी का अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपर्दन के द्वारा सतह की असमानताएं दूर हो जाती है। इस समय क्षैतिज अपर्दन तथा निक्षेप दोनों मिलकर संप्राय मैदान का निर्माण करते हैं। पेनी प्लेन शब्द का प्रयोग मॉरिस डेविस ने किया है। 44 नंबर है। एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार है। एशिया का सबसे स्वर्ण बाजार है
वो है आपका बीजिंग, चीन में। बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या, अच्छा इसके बारे में दिया गया कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल 2012 के रिपोर्ट के अनुसार एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार भारत को पीछे छोड़ता हुआ चीन, जो कि बीजिंग में है, सॉरी चीन जो है, जो कि चीन का जो शहर बीजिंग है वो है। इसके बाद आर्मलैंड शब्द का क्या अर्थ होता है? आर्मलैंड शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है नगर का प्रतिवेशी, आसपास का क्षेत्र। सी ऑप्शन। आर्मलैंड शब्द का जो अर्थ है नगर का प्रतिवेशी, आसपास का क्षेत्र होता है। इसका हिंटरलैंड भी कहा जाता है, इसे इस क्षेत्र को हिंटरलैंड भी कहा जाता है। 46 है, निम्नलिखित में से किसका नाम प्रव्रजन सिद्धांत से संबंधित है? निम्नलिखित में से किसका नाम प्रव्रजन सिद्धांत से संबंधित है? वह है ली। दिए गए विकल्पों में ली का नाम प्रव्रजन सिद्धांत से संबंधित है। ली ने प्रवास के निवास को जो है, प्रवास के यानी माइग्रेशन के निवास को अस्थायी अथवा अर्ध अस्थायी परिवर्तन के रूप में माना है। 47 कथन ए, हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। कारण आर, हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक जो है लाभ है। इन दोनों में से जो सत्य कथन है वो है आपका बी ऑप्शन, यानी कथन कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। देखिए कथन कारण दोनों सही है, सत्य है। कारण आर कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी जारी किया गया था, तो आपका सही ऑप्शन जो दिया गया है बी ऑप्शन। इसी के साथ हमारा घटना चक्र ज्योग्राफी है जो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। घटना चक्र 2021 का जो जितने भी बुक थे हम लोगों ने आज जो है पूरी तरह से फिनिश कर लिया है। इसके बाद आप लोग को पोल करना है कि घटना चक्र 2022 का जो सेशन है कब से स्टार्ट किया जाएगा। दूसरा पोल इसके लिए करना है कि सबसे पहले किस सब्जेक्ट को जो है स्टार्ट किया जाएगा। तो आप जो है चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए और वहां पे जो है पोल कीजिएगा। जिस सब्जेक्ट या जिस समय का पोल सबसे ज्यादा वोट होगा, पोल यानी वोट सबसे ज्यादा होगा, उसी को स्टार्ट किया जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर कीजिएगा और वोट को जो है कलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और 2022 के सेशन में जो घटना चक्र का होगा। और देखिए आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार हमारे साथ कमेंट करते रहते हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की। इसी तरह आप जो है हमारे साथ बने रहिए।